हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू बायोलिस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट किया था हिल्स एक्सपेरिमेंट, हिल्स रिएजेंट। और मैंने आपको बोला था नेक्स्ट क्लास में हम लाइट रिएक्शन से शुरू करेंगे या फिर जो भी फोटोसिंथेसिस का बचेगा। मैं थोड़ा थोड़ा आपको वीडियोस में अपलोडेड करती रहती हूँ, लेकिन डेली मैं कोशिश करती हूँ एक या दो वीडियो आपको अपलोड कर दूँ। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे होते तो आप एक साथ भी सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाती हूँ ताकि आपको, अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हो तो आपको ज़्यादा लिखना ना पड़े और आपको भी बर्डन सा ना लगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लाइट रिएक्शन से। तो देखो, नेक्स्ट क्लास में जब हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी तो उसमें हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। डायरेक्ट एविडेंस और इनडायरेक्ट एविडेंस हमने पढ़ लिया था। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस कहाँ टेक प्लेस करती है, उस ऑर्गेनल के बारे में और उस ऑर्गेनल के स्ट्रक्चर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाने के लिए भी आता है। और ये इसको मतलब ये किसी भी पार्ट को वो हाईलाइट करके पूछ लेते हैं कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, तो आपको पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो जहाँ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करती है उस ऑर्गेनल को हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट का ये स्ट्रक्चर होता है। देखिए फ्रेंड्स, हर ऑर्गेनल बहुत एक सेल के अंदर होता है। इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ऐसा नहीं है कि आप लीफ तोड़ोगे और उसमें खोल के देख लोगे क्लोरोप्लास्ट कहाँ है। ठीक है, ये माइक्रोस्कोप से हमने देखा है। ये बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हम इसको बताते हैं कि कहाँ कैसे आपकी फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस करती है। तो इसका एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये डबल मेम्ब्रेन, इसमें सेल वॉल भी होती है, डबल मेम्ब्रेन का होता है। ये एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। ये हम आपको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी तब पढ़ाएंगे सेल चैप्टर में। तब मैं आपको बताऊंगी कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दो जो एंडोसिम्बायोट थ्योरी से रिलेट करते हैं, क्योंकि ये ऐसा माना गया है कि ये प्रोकैरियोट सेल से आए हैं, क्योंकि इनमें डबल मेम्ब्रेन सेल होता है। इनका अपना डीएनए, अपना राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए इनकी जो सेल वॉल है इनमें भी पोरिन्स पाया जाता है। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल में पोरिन्स पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखना कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद आता है जैसे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के ही पार्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ते हैं इसकी आउटर मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। नहीं, आउटर मेम्ब्रेन और फिर इसके नीचे जो होती है वो इनर मेम्ब्रेन। उसके बाद अंदर का जो है इसे स्ट्रोमा बोल लेंगे, जो भी इसका अंदर का साइटोप्लाज्म है। और जो इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के बीच में हमारा फील्ड स्पेस होता है। ये स्ट्रोमा की लैमिली है, ये जहाँ से दो हमारे ग्रेना लैमिली, ये पूरा स्ट्रक्चर एक ग्रेना है। ठीक है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर, देखो मैंने आपको बताया भी हुआ है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर ग्रैनम होता है। ग्रैनम होता है जहाँ पे हमारी PS1 और फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 होते हैं। ग्रेना के एक यूनिट को थैलेकोइड बोलते हैं। ये थैलेकोइड क्या है, सिर्फ एक, ये एक ऐसे ऐसे है ना। देखो फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आपको, ये सिर्फ एक जो है ये इतना सा, इसको थैलेकोइड बोलते हैं। और इसके पूरे जब ये थैलेकोइड साथ में अपने आप में बन के एक चैन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस पूरे पार्ट को हम ग्रैनम बोलते हैं। तो जो थैलेकोइड है वो यूनिट है ग्रैनम की। ठीक है, इसमें कुछ लिपिड्स पाए जाते हैं, लिपिड्स के ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं। इसमें अपना राइबोसोम्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम्स है। तो आप ये देख सकते हैं, इसमें स्टार्च ग्रैन्युल्स भी पाए जाते हैं। इसका अंदर का स्ट्रोमा है साइटोप्लाज्म, और ये स्ट्रोमा की लैमिली है। स्ट्रोमा लैमिली ये होती है जब ये स्ट्रैच होकर एक दूसरे ग्रेना से अटैच होती है, तो ये स्ट्रोमा लैमिली मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ लाइट रिएक्शन से रिलेटेड। जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें आपको फोटो सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। मैंने फोटो सिस्टम के बारे में आपको बता ही दिया कि इमर्सन इनहेंस इफेक्ट के दौरान ही डिस्कवरी हुई थी फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 की। क्योंकि जब 660 की हमने लाइट को वेवलेंथ को पास किया था, तो हमारी जो क्वांटम यील्ड कुछ आ रही थी। और जब हमने एक्स्ट्रा 680 की वेवलेंथ को जब हमने पास किया था, तो हमारी जो क्वांटम यील्ड है कम हो गई थी। तो उससे पता चलता है कि 680 पे, मतलब फोटो सिस्टम सेकंड 680 है, तो वहाँ पे हमारा अप्रेस्ड रीजन है, वहाँ पे हमारी लाइट रिएक्शन हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कि PS1 जो होता है वो नॉन अप्रेस्ड रीजन में होता है, और PS2 हमारा अप्रेस्ड रीजन में होता है। नॉन अप्रेस्ड रीजन होती है, जैसे PS2 हमारा जो होता है वो होता है हमारे यहाँ पे, और जो PS1 होता है वो हमारा होता है
नॉन अप्रेस्ड रीजन, यहाँ पे कुछ भी दबा नहीं है, ये ऊपर होता है। तो PS1 हमारा यहाँ पे मिलेगा सबसे ऊपर, और जो PS2 होता है वो हमारा अंदर होता है यहाँ पे। मतलब कि वो अप्रेस्ड हो जाता है, मतलब कि दो ग्रेना के दो थैलेकोइड के बीच में होता है। इसलिए होता है क्योंकि PS2 में हमें फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करना है। यहाँ पे तो वाटर टिकेगा ही नहीं, ठीक है ना, रिपट के आ जाएगा नीचे। लेकिन PS1 पे इसलिए ही PS1 को साइक्लिक, जब साइक्लिक हमारी फोटोलाइजेशन होता है, मैं आपको आगे बताऊंगी। PS2 में हमारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। वाटर को रोकने के लिए अप्रेस्ड रीजन की जरूरत पड़ती है, तो ये यहाँ पे PS2 हमारा यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और PS1 हमारा यहाँ पे होता है ऊपर, सबसे ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, देखिए। जो हमारा PS1 होता है वो हमारा यहाँ पे होता है अप्रेस्ड रीजन, ठीक ना, और नॉन अप्रेस्ड रीजन। यहाँ पे कुछ भी दबा नहीं है, सिर्फ खुला पार्ट है ये। यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं है। तो फोटोलाइसिस वाटर के लिए फोटो को पानी एक लिक्विड है, उसको रोकने के लिए हमें अप्रेस्ड रीजन की जरूरत पड़ेगी। तो वो हमारा PS2 होता है। PS2 में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती है, वो हमारी यहाँ पे होती है, ठीक है, जो अप्रेस्ड रीजन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने बहुत बार यूट्यूब पे देखा है कि लोग सिर्फ नीचे टीचर ने क्या पढ़ाया है क्या नहीं पढ़ाया उससे कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ नीचे कमेंट्स में आ रहा होता है, मैम प्लीज़ PDF दे दीजिए, मैम प्लीज़ नोट्स के दे दीजिए। अगर नोट्स से ही सब पास हो जाते हैं, नोट्स ही काम आते, तो हर कोई टीचर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ आप हम घर पे बैठ के लिखते हैं और सिर्फ भेज देते हैं और आप लोग पढ़ते और पास हो जाते हैं। समझने की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने अपनी स्ट्रीम को साइंस में, मतलब कोई भी आपने स्ट्रीम चुनी है, सपोज़ आपने कॉमर्स चुनी है या साइंस चुनी है, तो अगर आपने साइंस चुन लिया है तो आपको हर स्टेप में आगे साइंस से रिलेटेड ही कोर्स ज्वाइन करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने अभी बायोलॉजी पढ़ लिया, साइंस ले लिया, आगे जाके आप कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर लोगे और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में आप M.Tech कर लोगे, ऐसे नहीं होता है। अगर आपने साइंस को पकड़ लिया है तो आपको हर स्टेप में आगे साइंस ही पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई चीज़ हमें ऐसी होती है कि अभी पढ़नी है, अभी आज के बाद आज पढ़ लिया, उसके बाद हमें ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़नी, तो तुम कैसे भी निमोनिक से याद करो, मतलब उसको कैसे भी कोई भी तंत्र मंत्र विद्या लगा के आप उसको याद कर लो, चलेगा। लेकिन जो चीज़ आपको आगे फिर पढ़नी है तो आप जब उसको समझने की बारी आती है, आप उसको वहीं पे समझ लो, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप नोट्स आपको मिल जाएंगे। वैसे भी मैं अपने हाथ को बहुत दूर रखती हूँ ताकि आप साथ साथ में नोट्स बना लें, लेकिन नोट्स के साथ साथ आपको समझने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप समझते भी जाइए, नोट्स भी बनाते जाइए। अगर आपको प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। अगर आपको फिर भी मेरे नोट्स की कॉपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है और सब कुछ इसमें इंक्लूड है, इसमें कुछ भी अलग मतलब ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने इंक्लूड नहीं किया है। बस मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर करके नहीं लिखा है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। वो आपकी बुक्स में ऑलरेडी सब कुछ है। आपको सिर्फ चाहिए कि आपको समझने के लिए एक डायग्रामेटिक वे चाहिए कि कौन सी चीज़ कब होती है, कहाँ होती है, क्यों होती है। तो वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ रखा है और दोबारा से मेरे रिवीजन के साथ आपको इसको पढ़ लोगे, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में देख लेते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते क्या है? हम अपना खाना खुद बनाते हैं? नहीं ना। बहुत लोग तो इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के लिए लेते हैं, रेस्पिरेशन के लिए तो प्लांट्स भी ऑक्सीजन ही लेते हैं भाई। वो खाना बनाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। हम अपना खाना नहीं बनाते, इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ नहीं करते। कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, उसको ही वो रिडक्शन करके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है। तो वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो कुछ प्लांट्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं जो कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। कुछ ऐसे भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते लेकिन फोटोसिंथेटिक करते हैं। वो कुछ बैक्टीरियल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो हम देख लेते हैं। देखो, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस वो होते हैं जो ऑक्सीजन का रिलीज करते हैं। पहली बात आप मुझे ये बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला O2 होता है या वाटर वाला O2 है। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन तो आप सबको पता ही है, CO2 प्लस H2O से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो CO2 के साथ भी O2 है, वाटर के साथ भी O2 है। तो जब हमारा रिलीज होता है कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर, तो हमारा ये बताइए, कार्बोहाइड्रेट प्लस O2, तो वो O2 आता कहाँ से है? ये मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट एविडेंस में बताया है कि
हमारा जो O2 है वो नील ने आपने बताया था कि वो O2 हमारा वाटर से रिलीज होता है, ठीक है, आइसोटोप्स लिया था उसका, रूबेन और कैमेन ने, सॉरी, ठीक है, डायरेक्ट एविडेंस दिया था। जो हमारा ऑटो रिलीज होता है वो वाटर से होता है। तो देखो ऑटो रिलीज होता है एक प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में प्लांट्स और प्रोटिस्टा ये सब ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा में कौन कौन आते हैं, डाई एटम्स आते हैं, डाइनोफ्लेजेट्स आते हैं, यूग्लिना आता है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखती हूँ, डाई एटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। ये जब हम आपको प्लांट क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो मैं वहाँ पे आपको करा दूंगी। प्लांट्स फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद हमारे क्या आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। इसको हम एल्गी में भी पढ़ेंगे, बैक्टीरिया में भी मैं आपको इसको बता दूंगी। मैंने माइक्रोबायोलॉजी में जब बैक्टीरिया पढ़ाया था, शायद मैंने उसमें इसको पढ़ाया या नहीं पढ़ाया होगा, तो मैं इसको एल्गी में पढ़ा दूंगी। साइनोबैक्टीरिया ये ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है, जो कि आपने नोस्टोकैनोबिना ये बहुत सारे पढ़े होंगे। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी आता है ये, एल्गम ब्लूम्स भी बनाता है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये ऑक्सीजेनिक होते हैं। अब आते हैं नॉन ऑक्सीजेनिक, जो मतलब कि फोटोसिंथेसिस करते हैं लेकिन ऑक्सीजन का रिलीज नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं वो बता देती हूँ। तो जो ऑक्सीजन का रिलीज नहीं करते, कुछ बैक्टीरियल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि ग्रीन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको नीचे बता दूंगी, आप देख लीजिए। अगर आपको मेरी स्पीड कम ज़्यादा लगती है तो आप मैनेज कर सकते हैं यूट्यूब की सेटिंग में जाके। अगर आपको क्वालिटी में थोड़ा कम हो, क्योंकि अपलोड करते टाइम कभी कभी 360 में भी आ जाता है, तो आप जाके यूट्यूब की सेटिंग में जाके उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वर्ड्स समझ में नहीं आ रहे, कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके लिए हर तरह की हेल्प मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। और आप अपने नोट्स पढ़िए और मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखो, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल होता है क्लोरोबियम। क्लोरोबियम एक बैक्टीरिया है जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया का एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के एग्जाम्पल भी मैंने आपको ये सब बता दिए कि क्या क्या, एक एक एग्जाम्पल मैंने सबका लिखा है। ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया में आता है क्लोरोफ्लेक्स, उस और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में थायोस्पेरिलियम, और नॉन सल्फर बैक्टीरिया में आ गया हमारा रोडोबैक्टर, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम कुछ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। वो ऑक्सीजन का रिलीज नहीं करते, तो उनमें क्या करैक्टरिस्टिक होती है, मतलब क्या वो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, क्या क्लोरोफिल का यूज़ करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होती है उसमें क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स सब अपना अपना, क्लोरोफिल बी, सी ये सब यूज़ होते हैं, लेकिन उसमें क्लोरोफिल बैक्टीरियल क्लोरोफिल यूज़ होता है। ये क्लोरोफिल बी नहीं है, बैक्टीरियल क्लोरोफिल है, ठीक है। बैक्टीरियल क्लोरोफिल यूज़ करते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते फोटोसिंथेसिस के दौरान। उसमें क्या होता है, वो IR रेडिएशन का यूज़ करते हैं। नो यूज़ ऑफ वाटर का भी यूज़ नहीं करते हैं। वो वाटर के जगह वो H2S और अदर रिड्यूस सब्सटेंस को वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तभी हमारा, अगर वो ऑक्सीजन वाटर का यूज़ करते तो वो ऑक्सीजन रिलीज होती, क्योंकि जो ऑक्सीजन हमारी फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होती है वाटर से ही रिलीज होती है। इसलिए ही इस वाली रिएक्शन में जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस होता है, उसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, क्योंकि वो रिड्यूस सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, जैसे H2S। ओनली वन फोटो सिस्टम में एक फोटो सिस्टम यूज़ करते हैं। देखो, जब हमारा फोटो सिस्टम यूज होता है तो लाइट रिएक्शन के दौरान साइक्लिक फोस्फोरिलेशन और नॉन फोस्फोरिलाइजेशन होता है, मैं आपको आगे बताऊंगी। उसमें फोटो सिस्टम 680 और फोटो सिस्टम 700, मतलब फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों का यूज़ होता है। यहाँ पे एक ही फोटो सिस्टम का यूज़ होता है, वो भी 890 पे वर्क करता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझिए कि मेरी एक एक लाइन एक क्वेश्चन है, कोई भी लाइन आपको छोड़नी नहीं है, सब कुछ आपको नोट करना है। देखिए फ्रेंड्स, पढ़ना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि हमें आगे जाके पैसा कमाना है या हमें फाइनेंशियल स्ट्रोंग बनना है। अगर ऐसा होता ना तो अंबानी के बच्चे पढ़ते ही नहीं, अदानी के बच्चे पढ़ते ही नहीं। उन्हें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, उनके तो ऑलरेडी 4-5 जनरेशन बिल्कुल सेफ़ है। कितनी जनरेशन है, तो कम ही जनरेशन बताइए, आगे का फ्यूचर पूरा सेफ़ है। उन्हें तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अनपढ़ भी रह लेते, लेकिन वो भी स्कूल गए हैं। अपनी मेंटल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हमें पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप
अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, सोचेंगे तो आपको इन्वायरमेंट बायोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बताने में भी बहुत अच्छा लगता है। कोई अचानक से हमसे ऐसे पूछ लेता है यार हमें फीवर हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो आप उसको बताओ ना क्यों हमें हो रहा है, क्या हमें कोई भी कुछ पूछेगा या यार ये प्लांट्स अपना खाना कैसे बना लेते हैं, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। आप अगर उस बताओगे थोड़ा सा कि ये ऐसे-ऐसे अपना खाना बनाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वाटर लेते हैं, उसको कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, उसका यूज़ हम करते हैं। तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए, ठीक है? तो अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब हम फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है? दो दो तरह के पिगमेंट होते हैं, एक लिपिड सोल्यूबल होता है, एक वाटर सोल्यूबल होता है। जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं आपको पता ही है, मेम्ब्रेन से सेल के अंदर वो ईजिली जा सकते हैं, क्योंकि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है लिपिड की बनी होती है, और वाटर सोल्यूबल वालों को हमें कैरियर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो अब हमारे लिपिड सोल्यूबल में आते हैं क्लोरोफिल और बैक्टीरियल क्लोरोफिल भी हम ले सकते हैं। और केराटिनोइड्स हमारा 40 कार्बन्स का बना होता है। केराटिनोइड्स के दो पार्ट होते हैं, जैसे कैरोटीन और ज़ेंथोफिल। जो कैरोटीन होता है वो नॉन ऑक्सीजनेटिक होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ज़ेंथोफिल हमारा में ऑक्सीजन होता है। सेम कंपाउंड है, सेम स्ट्रक्चर है, बस ऑक्सीजन का डिफरेंस है। यहाँ पे C40 जो कैरोटिनोइड्स होते हैं वो 40 कार्बन के ही होते हैं, इसलिए ये भी 40 ये भी 40, क्योंकि कैरोटिनोइड्स के ही दो पार्ट है। C40 556, इसमें O2 नहीं है, इसमें O2 है। इतना ही डिफरेंस होता है कैरोटीन और ज़ेंथोफिल में, ठीक है? इम्पोर्टेंट है, मैं फिर बोल रही हूँ, अगर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में पूछे लिपिड सोल्यूबल कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए ये क्लोरोफिल और कैरोटिनोइड्स हमारा लिपिड सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स कौन से होते हैं? फाइकोबिलिन्स। आपने जब हम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ग्रीन सल्फर सॉरी ब्लू ग्रीन एल्गी और रेड एल्गी पढ़ेंगे तो अब आपको वहाँ पे बताएंगे फाइकोबिलियंस वहाँ का उसका पिगमेंट होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी में फाइकोसाइनिन होता है और रेड एल्गी में हमारा फाइको एरिथ्रिन होता है। ये वाटर सोल्यूबल होता है, ओनली प्रोटीनियस होता है, ठीक है? वो लिपिड्स के बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बुक में बहुत ज़्यादा देखो, बुक मैंने भी कहीं से पढ़ाई है, मैंने ये कुछ डिस्कवर नहीं किया, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैंने कुछ डिस्कवर नहीं, ऑलरेडी डिस्कवर चीज़ों को मैंने पढ़ा है। लेकिन बुक में बहुत डिटेल में लिखा होता है, बहुत बार ऐसे लिखा रहता है कि समझ में नहीं आता। और स्पेशली एनसीईआरटी तो एक इतनी मतलब उसमें सब कुछ है, एनसीईआरटी में A to Z है, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी होती है कि हमें समझ नहीं आता, बहुत शॉर्ट में हर चीज़ लिखी रहती है। मैंने आपको ईजी वे में लिखा है सब कुछ। अगर आप मेरे मतलब एक्सप्लेनेशन को सुनोगे भी नहीं ना, अगर मेरे नोट्स को भी नोट करोगे तो भी आपको खुद से सब कुछ समझ में आ जाए, क्या पिगमेंट है, क्या सोल्यूबल है, क्यों वाटर सोल्यूबल है, कौन से वाटर सोल्यूबल में आता है, कौन कितने कार्बन का है, सब कुछ मैंने एकदम इजी वे में लिखा है। आज के बाद आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया। तो अब हम पढ़ते हैं पिगमेंट्स के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं सिर्फ पिगमेंट्स पढ़ाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो इसके नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे का। तो अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल पिगमेंट्स में आते हैं प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म में ये होता है। यूनिवर्सल मतलब कि ये हर ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे, ठीक है? तो यूनिवर्सल नेसेसरी जो होता है वो क्लोरोफिल ए होता है, और जो यूनिवर्सल एसेसरी होता है वो हमारे कैरोटिनॉइड्स होते हैं, ठीक है? एक होता है नॉन यूनिवर्सल। ये नॉन यूनिवर्सल होते हैं, ये एसेसरी पिगमेंट्स में आते हैं। ये सब में मतलब ज़रूरी नहीं, जैसे कि हमारा जब हम एल्गी में हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि रेड एल्गी में हमारा क्लोरोफिल डी होता है, ब्राउन एल्गी में सी होता है, और लेकिन ए और कैरोटिनॉइड सब में था। ये हमारी यूनिवर्सल है, ये सब में पाए जाएंगे, लेकिन इनमें से चेंज होता है। ये इसमें किसी में है, ये किसी में, ये किसी में है, ठीक है? तो एसेसरी पिगमेंट्स में आते हैं ये से फाइकोबिलिन्स। इन्हें हम एंटीनल मॉलिक्यूल भी बनाते बोलते भी हैं, और ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ये एक एंटीना मॉलिक्यूल्स है, ठीक है? ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाने में हेल्प करते हैं। ये हमारे यूनिवर्सल होते हैं, क्लोरोफिल ए और कैरोटिनॉइड्स। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में मैं आपको एक बार डिफरेंस बता देती हूँ। इसमें क्या डिफरेंस होता है? क्लोरोफिल ए का रेशो 3 होता है और इसका रेशो बी होता है। इसका कलर ब्लू ग्रीन होता है, इसका कलर येलो ग्रीन होता है। ये एब्जॉर्प्शन करता है रेड लाइट में ज़्यादा, ये एब्जॉर्ब होता है ब्लू लाइट में ज़्यादा। अब इनका हम एक बार देख लेते हैं स्ट्रक्चर। इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। देखो, इसमें है कार्बन 55 H72 O5 NH4 Mg। इसका फॉर्मूला है 655 H70 O6 NH4 और Mg। क्या डिफरेंस आपको लगा है इसमें? देखो, इसमें 72 है, मतलब कि इसमें
हाइड्रोजन ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है एक, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है और हाइड्रोजन कम है। ठीक है, यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे 2 H ज़्यादा है, यहाँ 1 H कम है। तो देखो इसकी इसमें क्या होता है, इसमें सेकंड जो हमारा जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बनाऊंगी मैं आपको आगे सिखाऊंगी। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में जब हमारी जो सेकंड पाइरोल रिंग है, सेकंड पाइरोल रिंग है जो हमारी सेकंड पैरोल रिंग है वहाँ पे हमारा CH3 ग्रुप अटैच होता है, इतना ही डिफरेंस होता है। और यहाँ पे CH3 की जगह CHO ग्रुप ऐड होता है क्लोरोफिल बी में। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, क्लोरोफिल ए में CH3 ग्रुप होता है और क्लोरोफिल बी में हमारा CHO ग्रुप होता है। ये सेकंड पैरोल रिंग से अटैच होता है, इतना डिफरेंस होता है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर हमारा सेम होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि आपको अगर कोई नोट से बनाना है तो उसको लिखने में ज़्यादा लेंदी ना लगे, बर्डन ना लगे। पढ़ाई कभी भी बर्डन नहीं लगनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जितना भी कवर हो जाएगा मैं कोशिश करूँगी जल्दी ही 1-2 वीडियो में हमारा पूरा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाए, आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ईजी वे में मैंने आपको लिखा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।